तो मुझे बताइए, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज हो, फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, दो तीन मुद्दे हैं, दो तीन पॉइंट हैं जिस पर मुझे बात करनी है। तीनों ही मिलिटेंसी से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो घुसपैठ हो रही है वो एक साजिश है और यहीं के लोग मिले हुए हैं, सीधे तौर पर वो सेना की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो जानबूझकर घुसपैठ करा रहे हैं और हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आतंकी हैं, 200-300 आतंकी घाटी में मौजूद हैं, कोई वो आसमान से तो टपके नहीं है, कहीं ना कहीं से तो वो आए हैं। सेना को टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में, और वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका खुद का इतिहास बताता है कि वो खुद आतंक के समर्थक रहे हैं। कैसे आप इस देख रहे हैं ये जो माहौल बन रहा है सर, या माहौल बनाया जा रहा है सेना के खिलाफ? राजेश जी, बहुत क्लियर है, और अगर आप इसको समझेंगे तो ये एक बेसिकली इलेक्शन का पिच है जो फारूक अब्दुल्ला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस इलेक्शन में किस तरीके के उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो अभी से ही वो अपने आप को अवाम के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेंटिमेंट्स हैं कुछ तबके के लोगों के जम्मू एंड कश्मीर में, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। और बाद में एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है फारूक अब्दुल्ला ने कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, मीन्स वो फौज का नाम उसको अलग किया और फिर उसको बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था कि जो क्या अकाउंटेबिलिटी है, और स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रही है, इतने इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, एवरी थर्ड डे एक एनकाउंटर हो रहा है। आई थिंक आज अनंतनाग में भी एनकाउंटर हुआ है जहां पे हमने अपने 2 जवान खोए हैं। तो ये ऐसी चीजें सामने जो आ रही हैं, तो वो एक एज अ पॉलिटिकल लीडर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामियां सामने लेके आ रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक नैरेटिव है। अगर आप उसको समझे कि देखिए, फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, और वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इतने साल उनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पावर में रही है, तो उनको सारे हथकंडे पता है कि किस टाइम पे क्या स्टेटमेंट देनी होती है। आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है, कई बार वो गवर्नमेंट के फेवर में बोलते हैं, कई बार वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, हाँ, कई बार पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। तो आपने उनकी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी कभी नहीं देखी। वो मौके के हिसाब से स्टेटमेंट्स देते हैं। और अगर हम इसे ये चुनाव से हम जोड़ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने, उसको लेकर अब एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक 2 पॉइंट मेरे और हैं सर जिस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, इस चीज को मैं नकार नहीं सकता कि मैं खुद अब इस वक्त जम्मू कश्मीर में हूं, तो मैं जो चीजें देख रहा हूं। अब मेरा सवाल ये हो जाता है सर कि एक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, आई नो कि डिफेंस वालों का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि आज हम थोड़ी सी पॉलिटिकल टच दे रहे हैं कि चाहे पीडीपी हो या एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या दूसरी पार्टियां हो, उनकी एक शिकायत भी रहती है कि हमारे साथ सेंटर जो है बातचीत नहीं करता है। ये शिकायत उनकी है, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए राजेश जी, पॉलिटिकल एक अरीना में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं,
बट जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कि मैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी से इस क्वेश्चन को आंसर करूं। ज्यादा पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं इतना बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास रहती हैं ओके जिनकी सर। जानकारी आपको और हमें नहीं रहती। तो जी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब गवर्नमेंट के संज्ञान में आती है और फिर उसके ऊपर सलाह मशवरा होता है और फिर एक स्ट्रैटेजी निकाली जाती है कि हम इस जी स्ट्रैटेजी से इस चीज पे काम करेंगे, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट बिल्कुल सर। गवर्नमेंट जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है वो गवर्नमेंट कर रही है। जहां पे जी 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 गवर्नमेंट को सही लगे कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पार्टी, इस बंदे के साथ कम्युनिकेशन करना है, और गवर्नमेंट की अपनी जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की असेसमेंट होती है। देखिए, इलेक्शन से पहले भी गवर्नमेंट एक इंटेलिजेंस लेती है, उसका पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स लेती है इलेक्शन से पहले कि वहां पे क्या मूड चल रहा है, किस टाइप का वहाँ एनवायरमेंट हो रहा है, किसके साथ हमको बात करनी चाहिए, किसके साथ हमको बात नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो हमको एट टाइम्स दिखता है वो एक्चुअली सच्चाई हो भी होती है। गया हो। हाँ, जी तो कई बार ऐसे भी बिल्कुल होता है कि गवर्नमेंट भी अपने तरीके से काम करती काम करती है। बस एक पॉइंट और सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मेरा यही मेन पॉइंट था जिस पे मैं अब आ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 जवान और हमारे शहीद हुए हैं। अ, उससे पहले भी 4-5 की संख्या में डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी में हमने शहादतें देखी हैं। पीर पंजाल में भी 2021 से हम शहादतें देखते आ रहे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक एयर स्ट्राइक हुई, और उसके बाद एक खामोशी हिंदुस्तान के अंदर। क्या क्यों सर? बड़ा एक सवाल कभी कभी दिल में आता है कि हमारे जवान जा रहे हैं, हम एक चुप बैठे हैं, ठीक है 2 चले गए, हाँ ठीक है 4 चले गए, क्या किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है? है। ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट आई डोंट थिंक ये सच है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? कोई भी गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, बट अभी अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो दो तीन चीजें हैं। जी जब इस तरीके की इन्फिल्ट्रेशन होती है, और इस तरीके, आप जानते हैं कि बीएसएफ के डीजी को भी बर्खास्त कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी जगह एक नया डीजीपी आया है, और उसका नंबर 2 को भी बदली कर दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस है, रिपोर्ट्स है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे। जी तो गवर्नमेंट इसको पब्लिकली इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, फिर ऑपोजिशन पीछे पड़ जाएगी, और फिर वो पार्लियामेंट में चर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, वो हजार चीजें होती है। इसलिए गवर्नमेंट जब फेल होती है या कोई भी काम में नाकामयाब होती है तो वो उसकी पब्लिसिटी नहीं करती। और ओके ये इसीलिए आपने देखा कि जब गवर्नमेंट कभी भी बैकफुट पे होती है तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से। जी फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ चाइना का भी। अगर आप इन दोनों चीजों को 2020 के इंसिडेंट से कंपेयर करें, जी अब चाइना अंदर आ गया, घुस गया, डिस्प्यूटेड एरिया में बैठ गया, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे आर्मी के इतने सीनियर ऑफिसर्स ने भी इसको बोला। एक एक जो एसएसपी था ले का, अच्छा, उसने स्टेटमेंट्स दी कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पे अभी इंडियन आर्मी जा नहीं सकती है। तो ये सारी जब स्टेटमेंट्स आई तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दी? गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी कि ना कोई अंदर आया है और बिल्कुल ना ही कोई ना जमीन। पोस्ट। हाँ,
तो अभी आप मुझे बताइए, ये किस तरीके की स्टेटमेंट है? और चाइना ने स्टेटमेंट का फायदा उठाया। चाइना ने बोला कि आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ही बोल रहे हैं कि एक भी जो है जमीन पर हम नहीं बैठे, तो हम तो बैठे ही नहीं, हम तो बोल ही रहे हम नहीं बैठे। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट कहीं पे फेल हो जाती है, मीन्स अगर उसका जो एक्शन है वो अगर उस तरीके से नहीं होती, इसलिए आपने देखा कि लद्दाख के इंसिडेंट में एक भी सीनियर जनरल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, वो इंटेलिजेंस फेलियर था, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेलियर हो, चाहे वो आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस का फेलियर हो, जिसका भी फेलियर हो वो इंटेलिजेंस फेलियर था। हम सब मानते, एज डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, अभी मैं कोई पार्टी की लाइन नहीं ले रहा हूं, मैं कोई राहुल गांधी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एज defense personnel who understands the security strategies of the armed forces, और मैं ये भी जानता हूं कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस हमारी काम करती, तो कारगिल में भी हमने देखा, इसका नमूना हमने देखा। तो जब भी आप देखते हैं कि कोई इस टाइप का एक्शन हो जाता है जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि वो एक वीक विकेट पे है, तो वो कभी भी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं देंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमको डिस्कस करना चाहिए, वो इसके और भी इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे। जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, अगर वो बंदे अंदर आ गए हैं, हम उनको लोकेट क्यों नहीं कर पा रहे, हम उनको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम इनमें से वापस चले गए पाकिस्तान? जब लेकिन इतना कैसे हो सकता है सर? क्योंकि डोडा रियासी से लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाता है एलओसी सर। देखिए, पॉसिबल सर? आपको पता नहीं चला ना, ये डोडा रियासी में पहुंच गए, आपको पता चला? जी नहीं। तो आप जैसे आए हैं उसको वैसे ही चले गए, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब उनका अगर एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, एक उन लोगों ने एक अपना तरीका बना रखा है आने और जाने का, जो आदमी आ सकता है और वो अगर उसी तरीके से वापस भी चला गया तो आपको क्या पता चलेगा? तो प्रॉब्लम इज के आपको यहाँ पे अपना पूरा ग्रिड, आप चाहे इसको जो नाम दे दीजिए, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड, काउंटर टेररिज्म ग्रिड, 3 टाइप के ग्रिड है, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, आपका ग्रिड जो है आपका मजबूत नहीं है। और क्योंकि आपका ग्रिड मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें लूप होल है जिसका फायदा दुश्मन ने उठाया है, आते समय भी उठाया है और जाते समय भी उठाया। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी असेसमेंट है कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बेस्ड नहीं है, बिकॉज मेरे पास मैं कोई गवर्नमेंट में नहीं हूं कि आई गॉट एक्सेस टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आई डोंट हैव एनी एक्सेस। बट मैं एक सिंपल तरीके से बोल सकता हूं कि अगर मैं दुश्मन की टोपी अगर मैंने पहनी हुई है, अगर मैं उसकी तरह अपनी सोच बना के इस चीज को असेस करूं कि अभी मैं दुश्मन हूं और मेरे साथ अभी ऐसा एक्शन हुआ है, हमने एक्शन किया है और अभी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस फैल गई है, तो मैं अपनी मैक्सिमम फोर्स को विड्रॉ कर दूंगा जब तक मामला ठंडा नहीं पड़े। और अगर मैं अपनी मैक्सिमम फोर्सेस को विड्रॉ कर दूंगा तो ऑब्वियसली आप जंगलों में जितना भी छान मारेंगे आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे, नहीं मिलेगा, और नहीं मिल भी नहीं रहा है सर, मैं एग्री हूं।
10-15 दिन हो गए सर्च ऑपरेशन चलते तो हुए, अगर कुछ नहीं वहां पे कोई होता तो मिलता ना। बिल्कुल तो सर। मेरा यही पॉइंट इधर है कि अगर वहां पे कोई होता तो मिलता आपको। जी वो हमारी फोर्सेस के पास पूरे टेक्नोलॉजी वेरविदौल है, और अभी तो एक्स्ट्रा फोर्सेस भी आ गई, स्पेशल फोर्सेस भी आ गई है आपकी। जी और जी जी कोबिंग ऑपरेशन के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वो लोग है नहीं वहां। है नहीं। पर बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, छोटा सा जवाब मुझे और चाहिए होगा आपसे कि इतना कुछ हो रहा है सर, क्या हम एलओसी के उस पार नहीं देख रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदार तो वही लोग हैं। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है सर? देखिए राजेश जी, खौफ इस बात का है कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो एक आइसोलेशन में नहीं होगा। चाइना, आज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान की तैयारी करी। छोटा सा एग्जांपल, टैंक माउंटेड हवाइजर वहां पे लगा दिए गए हैं, एडवांस रडार सिस्टम लगा दिया गया है, स्टील हेड बंकर बनाए गए अंडरग्राउंड, ओके। जिसको कोई भी बॉम्ब अगर आप एयरफोर्स से भी उसको टारगेट करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। और ओके। और हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स दिए हैं जो बहुत ही लाइट वेट हैं और जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी और जो आपका पूरा एक ग्रिड, आप मान के चलिए डिफेंसिव ग्रिड, चाइना जी ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया है। ओके। अब आप मुझे ये बताइए, मैं अगर इंडियन आर्मी हूं और मैं दुश्मन की खबर के बाद ही अपना एक्शन करूंगा, और मैं तभी वो एक्शन करूंगा जब मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि मैं इस लड़ाई को जीतूंगा। बिल्कुल सर। मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ूंगा अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे सक्सेस हासिल नहीं होगा। तो जी चाइना का भी तो यही स्ट्रेटजी है ना। चाइना भी कोई भी लड़ाई में नहीं पड़ता है जब तक चाइना को एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस लड़ाई को जीतेगा। तो जी एक इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर अगर एक एक्शन अगर लेता है और अगर वो एक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक देश की रेपुटेशन खराब होती है, एक देश की छवि खराब होती है, और वो फिर उस नेता की भी छवि खराब होती है। तो ओके। आपको ये इसको समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत डेलिब्रेट डिसीजन होगी, और जहां पे कौन से एरिया में ली जाएगी, हो सकता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड हो, एक पर्टिकुलर एरिया में जहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिले और वहां जाके हम स्ट्राइक करें। दैट इज जी पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैंने बहुत चैनल में डिस्कशन अपना देखा है कि हमको सीज फायर को रिवोक कर देना चाहिए, बिल्कुल सर। सीज फायर को बंद कर देना चाहिए, और जो भी ये जो भी चल रहा है दोबारा से जी हमको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो एक डिबेटेबल डिसीजन रहेगा। दूसरा, अमेरिका का भी प्रेशर आपके ऊपर आएगा। जी देखिए, एग्री। आज आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप समझते हैं ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। वो आज आपके एक्चुअली ग्राउंड में वो आपके पास है नहीं आज। ओके। You are dependent on other countries for the defense of your country. जी तो आप ना तो अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, ना आप रशिया को नाराज कर सकते हैं, बिकॉज आपके बॉर्डर पर दो दुश्मन खड़े हैं। जी और तीसरा बॉर्डर आपका जो इतना लंबा बॉर्डर है 4100 किलोमीटर का, वो बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपका खुल चुका है। अब मान के चलिए आने वाले वक्त में आपका एक 3 फ्रंट वॉर होने वाला है।
और वो 3 फ्रंट वॉर के लिए क्या आपकी फौजें तैयार हैं? अगर आपकी फौजें तैयार हैं तो आपने अभी तक अटैक लॉन्च कर दिया होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा बस संक्षेप में यही है कि हम इस वजह से आज तक अभी तक हमने ये अटैक लॉन्च नहीं किया। जी सर, बहुत अहम जानकारियां आज आपने दी हैं। कहूं तो मेरी भी आंखें और दिमाग बहुत खुला है आज। बहुत कुछ मुझे भी आज पता चला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। आई होप कि मेरे दर्शकों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू साहब। जय हिंद। थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद।